So we'll continue with accounting period concept, right? So एक second. So accounting period concept. Accounting period concept का मतलब क्या है? Accounting period refers to the span of time at the end of the financial statements. देखो बड़ा सिंपल है. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है और ये कंसेप्ट जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? इट इज वेरी सिंपल कि एक चीज समझो ध्यान से कि अकाउंटिंग पीरियड जो है वो क्यों बनाया गया. आप सबको पता है ना हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो कितने ईयर का होता है? 12 मंथ. 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है. 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होने का मतलब कि हमने ये डिसाइड किया होगा पहले कि हम 12 महीने का टाइम पीरियड लेंगे. 12 महीने का टाइम पीरियड जो है उसको बेस बनाएंगे. ठीक है. देन विल कंटिन्यू विद द अकाउंटिंग. ठीक है. सो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. अब ये 12 महीने का टाइम पीरियड ही क्यों फिक्स किया गया? ठीक है ना. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12 महीने का टाइम पीरियड ही क्यों लिया गया. देखो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन थी. जो हमारे इंडिया के अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या बोला कि अगर हम 12 मतलब अगर सिंपली कैलकुलेशन करें तो एक आप भी इस चीज से मेरे साथ एग्री करोगे राइट कि अगर हम अकाउंटिंग करें, ठीक है, और अगर हम अकाउंटिंग का टाइम पीरियड फिक्स ना करें तो प्रॉफिट लॉस निकल ही नहीं पाएगा. है ना. ऐसे तो हम करते जाएंगे, हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है सिस्टम फॉलो नहीं हो पाएगा. राइट. तो उसके लिए ये सजेस्ट किया गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि हम अकाउंटिंग जो है उसको 1 साल तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. मतलब उसका टाइम पीरियड जो है वो 12 महीने का फिक्स कर देते हैं. ओनली देन वी कैन क्लियरली एंड ऑप्टिमिस्टिकली वर्क ऑन द अकाउंटिंग पार्ट. ठीक है. प्रॉफिट लॉस जो है हमारे 1 साल के निकलेंगे. जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सारी हमारी 1 साल की बनेगी. साल के हमें पता चलेगा कि हमारी एसेट्स कितनी है और हमारी लायबिलिटीज कितनी है. सो इट इज ओनली वी फिक्स अ टाइम पीरियड दैट इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर. जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च. राइट. सिंपल. समझ में आया. तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या है कि एक स्पैन ऑफ टाइम जो है वो फिक्स करना कब हमने अकाउंटिंग करनी है. अकाउंटिंग जो है हम कब करेंगे. ठीक है. साल के एंड में हम अकाउंट्स बनाएंगे और उससे ही ये डिसाइड होगा कि हमारी कंपनी जो है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट से निकल रही है या लॉस सफर कर रही है. समझ में आई बात. साल के एंड में हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमने कितना लोगों का पैसा जो है वो देना है. ओनली देन वी कैन गेट टू नो बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का. The cost concept requires that all the assets are recorded in the books of account at their purchase price. ठीक है. मतलब जब हम किसी भी एसेट को परचेज करेंगे हमने तब का प्राइस रिकॉर्ड करना है. मैं आज +2 की बिजनेस की क्लास ले रहा था तो मैंने वहां पे भी एक एग्जांपल दिया था कि 1992 में ना एक स्कैम हुआ था. ठीक है. जिसको हर्षद मेहता स्कैम कहते हैं. स्टॉक मार्केट का एक स्कैम था और इसको फाइनेंशियल स्कैम बोला जाता है. ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम था. ठीक है. 1992 में हुआ था. उस टाइम 1992 में उसने 5,000 करोड़ का स्कैम किया था मनी मार्केट में, मतलब बैंक्स में. कितने का? 5,000 करोड़. अगर हम उस 5,000 करोड़ को आज की वैल्यू के हिसाब से मेजर करें तो वो बनता है 75,000 करोड़. मतलब 75,000 करोड़ का स्कैम जो है होता आज के टाइम में अगर वो आज करता. ठीक है. उस टाइम 5,000 करोड़ थे. सो पॉइंट इज ये रिलेट मैंने क्यों किया बिकॉज जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, आपने एसेट कोई परचेज की मान लो 1990 में और ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो है वो मतलब मान लो कि प्रॉपर्टी परचेज की थी 1990 में और 2020 में उसकी वैल्यू 100% जो है वो बड़ी होगी. ठीक है. आपने कोई जगह परचेज की, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की जिसकी वैल्यू थी उस टाइम 1990 में 5 लाख. ठीक है. अब उसकी वैल्यू है 5 करोड़. सो आप उस एसेट को रिकॉर्ड करोगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच यू परचेज.
जिसमें इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, इंस्टॉलेशन भी होगी, और एसेट को मतलब रेडी जो भी करने में मतलब खर्चा हुआ होगा वो सारा इसमें इंक्लूड किया जाए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि उस एसेट को एक्वायर करने में जो भी आपका खर्चा हो, उस एसेट को अपने बिजनेस तक लेके आने में जो खर्चा होगा वो सारा इंक्लूड होगा। इंस्टॉलेशन के ऊपर जो खर्चा हो, मतलब पर्टिकुलरली हम उस एसेट को वर्केबल कंडीशन में लेके आए, जो भी खर्चा होगा सारा उसमें इंक्लूड किया जाएगा, बट नॉट एट द प्रेजेंट प्राइस बट एट द प्राइस एट विच वी परचेज। ठीक है, मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपने कोई एसेट परचेज की, ठीक है, अब आपने एसेट परचेज की 1919, लेकिन अब वो एसेट जो है वो 2005 में पहुंच गई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप देखो, गवर्नमेंट जो है हमारे को एक एक्सपेंस अलाउ करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिस एक्सपेंस का नाम है डेप्रीसिएशन। राइट, डेप्रीसिएशन जो है वो एक मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस है और जो ऑपरेटिंग है। अब गवर्नमेंट हमें डेप्रीसिएशन अलाउ कर रही है, ठीक है, अब डेप्रीसिएशन गवर्नमेंट अलाउ तो कर रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन को अलाउ करने के पीछे गवर्नमेंट का सिंपल सा रूल ये होता है कि डेप्रिसिएशन जो है, अब गवर्नमेंट जो है वो कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए बिजनेसमैन को क्यों कहती है, क्योंकि आपने कोई एसेट परचेज की 5 लाख की, ठीक है, अब उस एसेट की वैल्यू हो गई है 50 लाख, तो 50 लाख का अगर 10% करेंगे तो डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, 5 लाख, और अगर 5 लाख का 10% करेंगे तो डेप्रिसिएशन बनेगी 5,000। सो इट इज वेरी क्लियर कि जो गवर्नमेंट है उसको नुकसान होगा प्रॉफिट में, क्योंकि देखो अगर आप 5 लाख डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट कम होगा गवर्नमेंट के पास टैक्स कम जाएगा और गवर्नमेंट को नुकसान होगा। और यही अगर 50 साल डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो 4.5 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास टैक्स भी ज्यादा जाएगा और गवर्नमेंट को बेनिफिट भी होगा। समझ में आई बात? ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इजी है और इम्पोर्टेंट है। देखो ये बेसिकली अकाउंटिंग की फाउंडेशन है, इसको आप अकाउंटिंग की फाउंडेशन बोल सकते हैं, इसी के बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग जो है सारी की सारी टिकी हुई है, जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल का मतलब डबल, हमारा जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। डबल एंट्री का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 एस्पेक्ट होंगे, दो कौन से, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। दैट इज वाई हम यही शुरू से सुनते आ रहे हैं, डेबिट्स इक्वल्स टू क्रेडिट्स, कि जो डेबिट्स होते हैं वो क्रेडिट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू क्रेडिट्स, डेबिट्स आर इक्वल्स टू क्रेडिट्स। ठीक है, सो ये एक फंडामेंटल है अकाउंटिंग का, बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस, मतलब वो कम से कम 2 प्लेसेस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर समझे हम, एटलीस्ट 2 अकाउंट विल बी इन्वॉल्व इन द रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, कि अगर हम बात करें तो 2 अकाउंट जो है या 2 ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, 2 जगह पे मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व तो होते ही हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हम रेंट पे कर रहे हैं 10,000 रुपए कैश, तो इसकी क्या एंट्री आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक अकाउंट यहाँ पे रेंट यूज हुआ और दूसरा अकाउंट यहाँ पे कैश यूज हुआ, तो कौन से मतलब सिंपली यहाँ से आपको क्लियर होता होगा कि जो अकाउंटिंग है वो डुअल अकाउंटिंग या डुअल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है सारी की सारी। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ना एक वो बनाया हुआ, वेइंग मशीन बनाई है, तराजू जिसको कहते हैं, तो वहां पे डेबिट भी और क्रेडिट भी। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट देखो दोनों बैलेंस है ना, ठीक है, ना क्रेडिट ज्यादा है ना डेबिट ज्यादा। इसका सिंपल सा रीजन है कि डेबिट और क्रेडिट जो है दे आर ऑलवेज इक्वल एंड दे शुड ऑलवेज बी इक्वल। रीजन भी कि जितना डेबिट होगा उतना ही आपको क्रेडिट जो है वो होना चाहिए, नहीं तो फिर मिसमैच होगा, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, ट्रायल नहीं मैच करेगा, तो सारा सिस्टम जो है ना गड़बड़ा जाएगा शुरू से। ठीक है, सो मतलब कहने का कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक ही सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इस चीज को भूलना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डुअल एस्पेक्ट वाला।
देन इसके बाद है रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब क्या होता है? इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। Concept of revenue recognition requires that the revenue for a business transaction should be included in the accounting record only when it is realized. Simple. कोई भी रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है फायदा, पैसा बिजनेस में आना, इनकम। तो जो रेवेन्यू रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट है, that requires that the revenue for a business transaction should be included in the accounting records only when it is realized। कि जब ये रियलाइज हो तभी हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज इसको रिकॉर्ड नहीं करना। हमारा जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो किस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है? वो है प्रूडेंस के ऊपर, मतलब कंजर्वेटिज्म। देखो हम इंडियंस है ना, हम क्या करते हैं, हम सेफ प्ले करते हैं, सेफ रहते हैं ना, हमें ये होता है कि हम सेफ्टी के साथ खेलें। हम हमारे इंडिया में क्रिकेट मैच भी होता है ना, तो क्रिकेटर्स खेलते हैं, हेलमेट डालते हैं, पैड्स डालते हैं, ठीक है, आर्म गार्ड लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, मतलब सारी प्रॉपर सेफ्टी के साथ खेलते हैं, बिकॉज वी आर इंडियंस। हम कभी भी गेम्स को एस्टिमेट नहीं करते कि मैं बिना हेलमेट के जाऊंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं खेल लूंगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, आने वाले नुकसान को एंटिसिपेट करते हैं, है ना, कि अगर मैं हेलमेट पहन के नहीं जाऊंगा, चाहे बंदे को कुछ भी ना हो, लेकिन एक डर होता है ना कि मैं अगर हेलमेट पहन के नहीं जाऊंगा तो मेरे सिर पे गोल लग जाएगी और मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो ये सेम सिस्टम जो है वो अकाउंटिंग में भी फॉलो किया जाता है, कि हम हमेशा लॉसेस को एंटिसिपेट करेंगे, गेन्स को हमने कभी भी एंटिसिपेट जो है वो नहीं करना है। ठीक है, हम प्रॉफिट्स का एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो यही रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है कि जब तक फंड्स जो है वो रियलाइज ना हो जाए, या कोई गेन जो है वो रियलाइज ना हो जाए, रेवेन्यू रियलाइज ना हो जाए, टिल देन हम इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने 10,000 रुपए किसी से, किसी का कोई डील करवाया, आपको ऐसा था कि मेरे को कमीशन मिलेगा यहाँ से 10,000। आपने क्या किया, उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, वो पैसा आपको मिला ही। तो आपने तो बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो पैसा मिला ही नहीं आपको, डील ही कैंसिल हो गई। सो इन दैट केस रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं आ जाए, तब तक आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद है मैचिंग कॉन्सेप्ट। द प्रोसेस ऑफ ascertaining द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न or the loss incurred during a particular period involves reduction of related expenses from the revenue earned during that period। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इनकम टैक्स के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल सी चीज है, आपको गेन हो रहा है, ठीक है, अब वो गेन्स तो आप बुक्स में शो कर रहे हो, लेकिन उस गेन को करने के लिए क्या आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, आप वो तो दिखाई नहीं रहे। तो जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपके घर पे आएंगी चेक करने के लिए, आप जब आईटीआर फाइल करोगे, तो बैलेंस शीट देनी पड़ेगी उसको। अब बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट होती है, उसमें आपने सारी इनकम्स तो दिखा दी, खर्चा दिखाया नहीं। तो यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ओवर रूल्ड हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में एक्सपेंसेस भी होते हैं, आपको गुड्स बना के बेचनी है। ठीक है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, आपको वर्कर से काम करवाने के लिए उनको वेजेस देने पड़ेंगे, प्रोडक्शन होगी, उसको मेंटेन करने का खर्चा, शोरूम का खर्चा। ठीक है, ईच एंड एवरी एक्सपेंस शुड बी एडेड इन योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो यहाँ पे एक रूल होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस दिखाओ और उसके साथ होने वाली इनकम भी दिखाओ। जो डिफरेंस होगा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का, दैट इज योर इनकम, दैट्स इट। अगर मैं 10 रुपए खर्च कर रहा हूँ, मैं उस चीज को 20 में बेचूंगा, तो 10 रुपए का फायदा हो रहा है मेरे को, राइट। तो वो रेवेन्यू मेरे को कहाँ से आ रहा है, वो उसका हिसाब जो है वो देना बड़ा जरूरी होता है। नहीं तो फिर उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी या हमारी गवर्नमेंट जो है उसको क्या अज्यूम कर लेती है, दिस इज ब्लैक मनी, राइट। तो इट शुड नॉट लाइक दैट। आपके पास जो है प्रॉपर सोर्सेज होने चाहिए कि आपके पास जो है ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ नहीं ना आएगा, वहीं पे रोक देना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? देखो ये हमारा सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना आगे जाके, यू विल गेट टू नो। अकाउंट जैसे भगवत गीता है ना, उसमें सारा कुछ जो है वो पूरी मतलब समरी है, यू कैन से
जो हिंदू मतलब धर्म है उसकी सारी समरी है, हर एक क्वेश्चन का आंसर है वहां पे। तो वहां पे उन्होंने जो भी वहां पे बोला, जो भी लॉर्ड कृष्णा है उन्होंने जो भी बोला, ठीक है, वो सारा कुछ उन्होंने कंपाइल किया चैप्टर्स में, राइट। मतलब वो बेस बना के उसको उन्होंने वहां पे इंटरप्रेट किया, वहां पे उसको दिखाया गया। ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग होती है कि जिसके जितने भी रूल्स हैं, जितने भी सिस्टम है, जो भी सिस्टम है ना, वो सारे का सारा जो है हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू दिखाते हैं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो उस कंडीशन में आप क्या फॉलो करोगे, मेरे को नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो जितनी भी अकाउंटिंग की समरी है वो सारी की सारी कहाँ पे है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो वहां पे सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जो भी मटेरियल रेलिवेंट फैक्ट्स है ना, जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे, चाहे फुली चाहे मतलब पार्शियली, तो हम उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स में शो करेंगे। हमारे सर क्या बोलते होते थे फुल डिस्क्लोजर के बारे में, कि आप कोई एक्सपेंस या कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन हो रही है मॉनेटरी, ठीक है, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो बुरी है चाहे वो अच्छी है, आपने उसको बुक्स में शो करना है। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, दिखाना। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन इधर इट इज गुड और बैड फॉर योर फॉर द हेल्थ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड डिस्क्लोज इट विद द होल हार्टेडली एंड होल रिस्पेक्ट। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन को आपने कंसील नहीं करना, छुपाना नहीं है, यू शुड डिस्क्लोज इट in the books of accounts, right? So this is called full disclosure concept. So I hope यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो।